आज हमारे साथ जुड़े हैं नितेश पाटिल फ्रॉम सूरत। 34 साल के नितेश गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले हैं। इनके परिवार में भाई, माता पिता, पत्नी और एक 4 साल का बच्चा है। नितेश एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में बतौर सीनियर मैनेजर काम करते हैं। तो अब डालते हैं एक नजर नितेश के फाइनेंशियल सेहत पर। हर महीने नितेश कमाते हैं करीब 87,000। खर्चों में सबसे बड़ा हिस्सा है 2 घरों का लोन, EMI 42,000, निजी खर्च लगभग 15,000 और इन सब के बाद हर महीने होती है करीब 30,000 की बचत। इमरजेंसी फंड के तौर पर बतौर 2.5 लाख की रकम इन्होंने घर में ही रखी है। नितेश ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। इसका सालाना प्रीमियम है 11,000। इसके बावजूद इनके पास है LIC की जीवन आनंद पॉलिसी जो 24,500 की सालाना प्रीमियम पर है और HDFC की संपूर्ण समृद्धि पॉलिसी के बनते हैं सालाना 13,000। नितेश के पास है 5 लाख का फैमिली फ्लोटर। अब बचत के नाम पर ये महानुभव हर महीने कर रहे हैं 7,500 की SIP और ब्रोकर की मदद से डायरेक्ट शेयर बाजार में 1.25 लाख रुपए नितेश लगा चुके हैं और 5 साल के निवेश में बने रहने के बाद 30% घाटे में फंसे हुए हैं। आपके गोल्स क्या है नितेश? मेरा गोल्स ये है मैम कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट मुझे मिनिमम 2 CR चाहिए, 2 करोड़, और चाइल्ड एजुकेशन और उनके लिए 40 से 50 लाख चाहिए आफ्टर 18 ईयर्स। तो नितेश, सबसे पहले आपके इमरजेंसी फंड पे आते हैं, जो आपने कहा कि आप 2 से 2.5 लाख रुपए कैश रखते हैं। या आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐसी जगह पे इसका निवेश कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 4 से 5% इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि कैश पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, सो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान लिया है तो आपको फिर किसी किस्म का लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जो आप प्रीमियम भर रहे हैं और आपका जो कवर है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आप आपने खुद बताया कि टर्म प्लान आपका 1 करोड़ का है, उसके लिए आपका प्रीमियम आता है 11,000 रुपये। हाँ जी। अगर आपने ये इफ़ यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस इन योर पोर्टफोलियो तो आपको और लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आप भर रहे हैं 13,500 और 24,500 का, ये पैसे अगर आपके सालाना फ्री होते हैं तो आप उतना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हैं। क्योंकि 2 लाख और 5 लाख और 1 करोड़, इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये आप खुद भी समझते हैं और दर्शकों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना टर्म प्लान करवा रखा है तो आपको और किसी लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो प्रीमियम आप बचा के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट दैट वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। यस मैम, मैंने लास्ट मंथ ही आपका शो देखने के बाद में डिसाइड किया था कि मैं HDFC की पॉलिसी बंद करके वो SIP में इन्वेस्ट करूँ। ओके। मैंने जब HDFC के ऑफिस में गया तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको डिस्क्लोज करोगे तो आपको, यानी मैंने अराउंड 80,000 अभी भरे हैं तो उसका 40,000 ही बोल रहे हो देने के लिए। राइट, इसीलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हम केवल उसी के ऊपर ध्यान दें। उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे चीज़ें आती है उससे अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पैसे नहीं बढ़ने वाले, ना आपको पूरा कवर मिलने वाला है, प्लस आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ज़्यादा होगा। वो आपको तय करना है कि क्या 40,000 अभी गंवाना ओके है, या फिर उस पैसे को बचा के अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपको और 5-6 साल के बाद कितने रुपए मिलते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पॉलिसी सरेंडर करनी है कि नहीं। ठीक है, लेकिन उसका मैच्योरिटी के लिए 4 साल ही बाकी है, तो मैंने डिसाइड किया कि और 4 साल उसका पे करके जो भी बेनिफिट है वो ले लो। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड किया अपने लिए तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने टर्म प्लान लिया तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने फैमिली फ्लोटर कहा, वो भी 5 लाख का कवर है, वो भी ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अगर ये आप फैमिली फ्लोटर कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपको 5 लाख के ऊपर टॉपअप लेते रहना चाहिए। अगर तो आपने पॉलिसी यूज़ की है तो आपको हर साल पे इसको हाइक देना चाहिए, यदि नहीं की है तो हर 2 साल पे आपको इसको हाइक करना चाहिए, सिंपली बिकॉज इंश्योरेंस में भी कभी कभी इन्फ्लेशन को बीट करना ज़रूरी होता है।
आपके पास 30,000 रुपये बचते हैं, जिसमें से लगभग 9,500 रुपये आप निवेश करते हैं। जो आपने निवेश किया है अभी तक, जो आपने डिटेल्स बताए, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड्स होने चाहिए, जबकि आपके पोर्टफोलियो में है 9 से 10 फंड्स। ओके। और प्लस आपने डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश किया है। इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो डाउन चल रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादातर निर्णय किसी के द्वारा लिए हैं, किसी के थ्रू लिए हैं। शायद लॉन्ग टर्म सोच के ये निवेश आपने नहीं किया था उस समय के लिए, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में इतना डाउन दिख रहा है आपको। तो यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप पीपीएफ कर रहे हैं तो वो एक डेट फंड है, उसके बाद आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप है, और अगर 2 और फंड भी है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपके पास 9 से 10 फंड्स हैं। हर जगह हर चीज़ फैली हुई है, तो इसीलिए आपका एवरेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। अगर आपके गोल के ऊपर मैं जाती हूँ तो आपको सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देती हूँ जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कुछ 15 से 18 साल में आप 50 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके लिए अगर आप 10,000 रुपये का निवेश अभी से शुरू करेंगे, आने वाले और 15 सालों तक अगर वो निवेश चलता रहेगा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 12%, तब जाके आप ये रकम जो है जोड़ पाएंगे। करेक्ट। दूसरा, आपने कहा कि आपकी रिटायरमेंट के वक्त आपका जो गोल है कि आप 2 करोड़ की रकम चाहते हैं, वो अचीवेबल है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कार लोन, आपका हाउसिंग लोन, अगर ये सब इंटरेस्ट साथ साथ में चलता रहा तो कहीं ना कहीं आपको उतना कम मौका इन्वेस्ट करने में मिल रहा है। आपके पैसे जा रहे हैं, आपको पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपने। एक और चीज़ थी जी। एक हमारा फादर के नाम से एक हाउस है, वो हम लोग चाहते सेल आउट करके ये जो भी लोन्स है वो पूरे वाइंड अप कर दें। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि आपके पास एक्स्ट्रा वो रकम आती है जहाँ पे आप अपने लोन कम कर सके या लोन मुक्त हो सके, तो ये एक हेल्प है, और हर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को ये चीज़ सिर्फ हेल्प ही करती है। तो ये एक इंटरनल फैमिली डिसीजन है जो आप लोगों को तय करके लेना है। सो आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं, अगर ये सुविधा आपको ना दी जाए कि आपके पास एक बहुत सारी बड़ी रकम आ रही है जिसको आप जिससे लोन मुक्त हो सकते हैं, अगर ना हो तो आपको लोन मुक्त वैसे भी जल्द से जल्द होना है अगर आप अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो। महीने में लगभग अभी आपका 9,500 रुपये निवेश हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 20 से 23,000 रुपये हर महीने निवेश करें, तब जाके आपके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। 4 से 5 फंड में, और ऐसे स्टॉक्स में नहीं जिनके लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कौन से फंड्स में मुझे निवेश करना चाहिए सर? सबसे पहले आपको आपके गोल्स थोड़े और डिफाइन करने होंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए जहाँ पे आपके पास 15 साल में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हों। और इस शो पे हम फंड का नाम ना बता के उसका तरीका बताते हैं, बिकॉज आज आप गूगल पे या मनी कंट्रोल पे जाके हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस सेक्टर में। आपको ये तय करना है कि आपके गोल्स के हिसाब से आप कितना कमिटेड रह सकते हैं, कितने कम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट रहने के बाद भी आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है कि मेरा पोर्टफोलियो इतने परसेंटेज पे चलना चाहिए, वो टारगेट आपको अचीव करना है। लेकिन अगर उसमें आप रैंडम डिसीजंस लेंगे कि किसी ब्रोकर ने कह दिया कि इसमें लगा दीजिए, किसी और एजेंट ने कह दिया कि ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, तो आप सिर्फ लोगों की सुन के अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसके बारे में ना आप जानते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि वो डाउन जा रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके गोल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए अपनी ब्रोकर की ना सुन के, मेरी ना सुन के कि किसने कौन सा फंड का नाम दे दिया तो वो अच्छा होगा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें अपने गोल्स के हिसाब से। बेशक आप इसमें लोगों की हेल्प ले सकते हैं, बेशक आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो गाइडेंस आपको एट द टिप ऑफ योर फिंगर मिल रही है, ये मैं आपसे कह रही हूँ, बट उतना आपको करना पड़ेगा
हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की जानकारी होनी चाहिए, कब कितना कैसे इसकी समझ होनी चाहिए। Right. So thank you so much for joining with us on Get Rich with Ashka, Nitesh. Thank you, ma'am. I wish you a very wealthy life. I hope you figure Thank out your funds soon. आज हमारे साथ जुड़े हैं नितेश पाटिल फ्रॉम सूरत। 34 साल के नितेश गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले हैं। इनके परिवार में भाई, माता पिता, पत्नी और एक 4 साल का बच्चा है। नितेश एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में बतौर सीनियर मैनेजर काम करते हैं। तो अब डालते हैं एक नजर नितेश के फाइनेंशियल सेहत पर। हर महीने नितेश कमाते हैं करीब 87,000। खर्चों में सबसे बड़ा हिस्सा है 2 घरों का लोन, EMI 42,000, निजी खर्च लगभग 15,000 और इन सब के बाद हर महीने होती है करीब 30,000 की बचत। इमरजेंसी फंड के तौर पर बतौर 2.5 लाख की रकम इन्होंने घर में ही रखी है। नितेश ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। इसका सालाना प्रीमियम है 11,000। इसके बावजूद इनके पास है LIC की जीवन आनंद पॉलिसी जो 24,500 की सालाना प्रीमियम पर है और HDFC की संपूर्ण समृद्धि पॉलिसी के बनते हैं सालाना 13,000। नितेश के पास है 5 लाख का फैमिली फ्लोटर। अब बचत के नाम पर ये महानुभव हर महीने कर रहे हैं 7,500 की SIP और ब्रोकर की मदद से डायरेक्ट शेयर बाजार में 1.25 लाख रुपए नितेश लगा चुके हैं और 5 साल के निवेश में बने रहने के बाद 30% घाटे में फंसे हुए हैं। आपके गोल्स क्या है नितेश? मेरा गोल्स ये है मैम कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट मुझे मिनिमम 2 CR चाहिए, 2 करोड़, और चाइल्ड एजुकेशन और उनके लिए 40 से 50 लाख चाहिए आफ्टर 18 ईयर्स। तो नितेश, सबसे पहले आपके इमरजेंसी फंड पे आते हैं, जो आपने कहा कि आप 2 से 2.5 लाख रुपए कैश रखते हैं। ये आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी जगह पे इसका निवेश कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 4 से 5% इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि कैश पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, सो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान लिया है तो आपको फिर किसी किस्म का लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जो आप प्रीमियम भर रहे हैं और आपका जो कवर है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आप आपने खुद बताया कि टर्म प्लान आपका 1 करोड़ का है, उसके लिए आपका प्रीमियम आता है 11,000 रुपये। अगर आपने ये इफ़ यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस इन योर पोर्टफोलियो तो आपको और लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आप भर रहे हैं 13,500 और 24,500 का, ये पैसे अगर आपके सालाना फ्री होते हैं तो आप उतना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हैं। क्योंकि 2 लाख और 5 लाख और 1 करोड़, इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये आप खुद भी समझते हैं और दर्शकों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना टर्म प्लान करवा रखा है तो आपको और किसी लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो प्रीमियम आप बचा के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट दैट वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। यस मैम, मैंने लास्ट मंथ ही आपका शो देखने के बाद में डिसाइड किया था कि मैं HDFC की पॉलिसी बंद करके वो SIP में इन्वेस्ट करूं। ओके। मैंने जब HDFC के ऑफिस में गया तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको डिस्क्लोज करोगे तो आपको, यानी मैंने अराउंड 80,000 अभी भरे हैं तो उसका 40,000 ही बोल रहे हो देने के लिए। राइट, इसीलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हम केवल उसी के ऊपर ध्यान दें। उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे चीज़ें आती है उससे अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पैसे नहीं बढ़ने वाले, ना आपको पूरा कवर मिलने वाला है, प्लस आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ज़्यादा होगा। वो आपको तय करना है कि क्या 40,000 अभी गंवाना ओके है, या फिर उस पैसे को बचा के अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपको और 5-6 साल के बाद कितने रुपए मिलते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पॉलिसी सरेंडर करनी है कि नहीं। ठीक है, लेकिन उसका मैच्योरिटी के लिए 4 साल ही बाकी है, तो मैंने डिसाइड किया कि और 4 साल उसका पे करके जो भी बेनिफिट है वो ले लो। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड किया अपने लिए तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने टर्म प्लान लिया तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने फैमिली फ्लोटर कहा, वो भी 5 लाख का कवर है।
वो भी ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अगर ये आप फैमिली फ्लोटर कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपको 5 लाख के ऊपर टॉपअप लेते रहना चाहिए। अगर तो आपने पॉलिसी यूज़ की है तो आपको हर साल पे इसको हाइक देना चाहिए, यदि नहीं की है तो हर 2 साल पे आपको इसको हाइक करना चाहिए, सिंपली बिकॉज इंश्योरेंस में भी कभी कभी इन्फ्लेशन को बीट करना ज़रूरी होता है। आपके पास 30,000 रुपये बचते हैं, जिसमें से लगभग 9,500 रुपये आप निवेश करते हैं। जो आपने निवेश किया है अभी तक, जो आपने डिटेल्स बताए, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड्स होने चाहिए, जबकि आपके पोर्टफोलियो में है 9 से 10 फंड्स। ओके। और प्लस आपने डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश किया है। इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो डाउन चल रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादातर निर्णय किसी के द्वारा लिए हैं, किसी के थ्रू लिए हैं। शायद लॉन्ग टर्म सोच के ये निवेश आपने नहीं किया था उस समय के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में इतना डाउन दिख रहा है आपको। तो यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप पीपीएफ कर रहे हैं तो वो एक डेट फंड है, उसके बाद आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप है, और अगर 2 और फंड भी है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपके पास 9 से 10 फंड्स हैं। हर जगह हर चीज़ फैली हुई है, तो इसीलिए आपका एवरेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। अगर आपके गोल के ऊपर मैं जाती हूँ तो आपको सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देती हूँ जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कुछ 15 से 18 साल में आप 50 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके लिए अगर आप 10,000 रुपये का निवेश अभी से शुरू करेंगे, आने वाले और 15 सालों तक अगर वो निवेश चलता रहेगा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 12%, तब जाके आप ये रकम जो है जोड़ पाएंगे। करेक्ट। दूसरा, आपने कहा कि आपकी रिटायरमेंट के वक्त आपका जो गोल है कि आप 2 करोड़ की रकम चाहते हैं, वो अचीवेबल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कार लोन, आपका हाउसिंग लोन, अगर ये सब इंटरेस्ट साथ साथ में चलता रहा तो कहीं ना कहीं आपको उतना कम मौका इन्वेस्ट करने में मिल रहा है। आपके पैसे जा रहे हैं, आपको पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपने। एक और चीज़ थी जी, एक हमारा फादर के नाम से एक हाउस है, वो हम लोग चाहते सेल आउट करके ये जो भी लोन्स है वो पूरे वाइंड अप कर दें। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि आपके पास एक्स्ट्रा वो रकम आती है जहाँ पे आप अपने लोन कम कर सके या लोन मुक्त हो सके, तो ये एक हेल्प है, और हर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को ये चीज़ सिर्फ हेल्प ही करती है। तो ये एक इंटरनल फैमिली डिसीजन है जो आप लोगों को तय करके लेना है। सो आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं, अगर ये सुविधा आपको ना दी जाए कि आपके पास एक बहुत सारी बड़ी रकम आ रही है जिसको आप जिससे लोन मुक्त हो सकते हैं, अगर ना हो तो आपको लोन मुक्त वैसे भी जल्द से जल्द होना है अगर आप अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो। महीने में लगभग अभी आपका 9,500 रुपये निवेश हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 20 से 23,000 रुपये हर महीने निवेश करें, तब जाके आपके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। 4 से 5 फंड में, और ऐसे स्टॉक्स में नहीं जिनके लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कौन से फंड्स में मुझे निवेश करना चाहिए सर? सबसे पहले आपको आपके गोल्स थोड़े और डिफाइन करने होंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए जहाँ पे आपके पास 15 साल में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हों। और इस शो पे हम फंड का नाम ना बता के उसका तरीका बताते हैं, बिकॉज आज आप गूगल पे या मनी कंट्रोल पे जाके हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस सेक्टर में। आपको ये तय करना है कि आपके गोल्स के हिसाब से आप कितना कमिटेड रह सकते हैं, कितने कम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट रहने के बाद भी आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है कि मेरा पोर्टफोलियो इतने परसेंटेज पे चलना चाहिए, वो टारगेट आपको अचीव करना है। लेकिन अगर उसमें आप रैंडम डिसीजंस लेंगे कि किसी ब्रोकर ने कह दिया कि इसमें लगा दीजिए, किसी और एजेंट ने कह दिया कि ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, तो आप सिर्फ लोगों की सुन के अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसके बारे में ना आप जानते हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि वो डाउन जा रहा है।
क्योंकि वो डायरेक्टली आपके गोल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए अपनी ब्रोकर की ना सुन के, मेरी ना सुन के कि किसने कौन सा फंड का नाम दे दिया तो वो अच्छा होगा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें अपने गोल्स के हिसाब से। बेशक आप इसमें लोगों की हेल्प ले सकते हैं, बेशक आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो गाइडेंस आपको एट द टिप ऑफ योर फिंगर मिल रही है, ये मैं आपसे कह रही हूँ, बट उतना आपको करना पड़ेगा। हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो की जानकारी होनी चाहिए, कब कितना कैसे इसकी समझ होनी चाहिए। राइट। So thank you so much for joining with us on Get Rich with Ashka, Nitesh.